हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो अब मैं अपनी फिजिक्स की यूनिट या चैप्टर 2 की जो सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी उस सीरीज का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो उसकी डिटेल मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो लिंक पर क्लिक करें तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो बेसिकली बेस कर रहा है तो ये कर रहा है, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड when the magnitude of physical quantities is very small and large, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड काफी लार्ज और स्मॉल हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें, तो हम मल्टीपल ऑफ 10 में उसको सॉल्व करते हैं। मल्टीपल ऑफ 10 में सॉल्व करते हैं तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं एब्रीवेशन ऑफ 10 या एब्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ 10। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं। एब्रीवेशन ऑफ पावर इन 10 में बात कर रहा हूं। तो ये मैंने चार्ट पूरा बना लिया है। मैंने चार्ट पूरा आपका बना लिया ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। तो मैंने ये बोला, जब भी मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर स्मॉल और लार्ज, जब भी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड काफी स्मॉल और लार्ज हो जाता है तो हमें उसे मेजर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मेजर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम उसको 10 की मल्टीपल और सब मल्टीपल में कर लेते हैं। 10 की मल्टीपल में लिख लेते हैं या सब मल्टीपल में करते हैं। अब केजी की बात हो रही है, अब केजी में कितने आपके 000 आते हैं तो उसे क्या कर लेते हैं, आप सीधा सीधा 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। 10 की पावर, फिर आप 1000 लिखने की जगह सीधा 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। तो यूसी को बिहाफ पर ये चार्ट बना गया। अब जैसे कि मल्टीपल की बात कर रहा हूं तो 10 की पावर 1 होता तो सीधा सीधा 10 लिख लिया जाता है। तो उसको आप प्रीफिक्स के फॉर्म में डेका लिख सकते हो, उसको आप 1 डेका लिख सकते हो। तो 1 डेका का मतलब 10 की पावर 1 डेका, और 1 डेका का मतलब होता है डीए। 1 डेका का मतलब होता है डीए। तो उसी जब 10 की पावर 2 की बात करते हैं तो 10 की पावर 2 डिनोटेड एज अ प्रीफिक्स दैट इज हेक्टो। तो 10 की पावर 2 को हेक्टो बोल देते हैं और उसका सिंबल आपका एच हो जाता है। तो जैसे मैंने किलो की बात करी तो किलो के लिए जो मल्टीपल होता है 10 की पावर 3, क्योंकि क्या होता है वहां पर 3 जीरो होती है तो उसको 10 की पावर 3 लिख देते हैं और उसको हम किलो के फॉर्म में, और सिंबल उसका के हो जाता है। इस तरह से 10 की पावर 6 के लिए मेगा और उसका सिंबल आपका एम हो जाता है। 10 की पावर 9 को हम 10 की पावर 9 को हम ऐसे गीगा बोलते हैं और उसका सिंबल आपका जी हो जाता है। 10 की पावर 12 के लिए हम टेरा बोलते हैं, उसका सिंबल टी। और 10 की पावर 15 के लिए पेंटा और उसका सिंबल पी। और 10 की पावर 18 का एक्सा और उसका सिंबल ई। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल, ठीक है, प्लस वाले फॉर्म में। जब आप सब मल्टीपल की बात करते हैं, जैसे डिवाइड में हो गया 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, तो उस तरह से वो सब मल्टीपल बन जाते हैं। तो सब मल्टीपल में 10 की पावर -1 को डेसी बोल देते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटीमीटर बोल देते हैं, सेंटी बोल देते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय सी। 10 की पावर -3 की बात आती है, मिली के लिए बोल देते हैं और सिंबल हो जाता है आपका स्मॉल एम। 10 की पावर -6 के लिए आप उसको जब कहीं भी लिखा हो क्वेश्चन में 10 की पावर -6 तो आप इसको माइक्रो लिख सकते हैं। आप उसको माइक्रो और म्यू सिंबल होता है उसका, और वैसे ये सिंबल मैंने रिप्रेजेंट करा है। 10 की पावर -9 जब वर्ड यूज होता है तो दैट मीन्स वो नैनो की रेंज करता है। मतलब नैनो रेंज बोलता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। जब भी पार्टिकल को हम नैनो रेंज में जाते लेके कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको ओनली हम 10 की पावर -9 को यूज करते हैं। उसका सिंबल आपका एन हो जाता है। 10 की पावर 12 के लिए पिको, दैट इज डिनोटेड बाय पी। 10 की पावर -15 के लिए फेम्टो, दैट इज डिनोटेड बाय एफ। और 10 की पावर -18 के लिए एटो, दैट इज डिनोटेड बाय ए। तो इसी तरह से एब्रीविएशन होता है जब काफी लेंथी या काफी लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब एब्रीविएशन हम लिखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ 10 में इस तरीके से लिखते हैं, या तो प्लस में है या माइनस में है। मल्टीपल की बात करेगा तो आपका पॉजिटिव में, और सब मल्टीपल बात करेगा तो माइनस में। तो इस तरह से चार्ट से आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। सारी नहीं तो काफी लिमिटेड वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करते हैं तो आप इनसे आराम से डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे आ गया 1 kg, तो 1 kg का मतलब सीधा सीधा 10 की पावर आपकी यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 3 को डिनोट कर रहा है, 10 की पावर 3 को डिनोट कर रहा है। तो आपके लिए काफी इजीली हो जाता है। तो इसी तरह से हम कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे। मतलब कुछ स्मॉल डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकली फॉर्मूले अलग होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकली अलग फॉर्मूले होते हैं। तो इस एब्रीविएशन के बाद मैं प्रैक्टिकल स्मॉल और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करने वाला हूं। तो ठीक है, इसको रफ करते हैं हम। तो उसी के बिहाफ से हम सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ले लेते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं सम, कुछ कॉमन पढ़ लेते हैं। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम कॉमन प्रैक्टिकल, तो सम
कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सम कॉमन प्रैक्टिकल्स यूनिट, तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल फर्स्ट पॉइंट, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर स्मॉल या फॉर अ शॉर्ट रेंज बोल सकते हैं, फॉर अ स्मॉल रेंज, फॉर अ स्मॉल रेंज और शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस से स्मॉल रेंज की। तो उसके लिए कुछ आपकी प्रैक्टिकल बेसिक यूनिट्स हैं। तो जैसे कि फर्स्ट मैं यूज कर लेता हूं फर्मियोन्स, दैट इज फर्मी, तो कुछ कॉमन है, दैट इज फर्मी। तो फर्मी की जब बात करते हैं तो फर्मी दिस इज यूज्ड टू मेजर थिंग्स lies in nuclear region। जब न्यूक्लियर रीजन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियर रेंज में जाते हैं, न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियर रेंज की बात करते हैं तो हम फर्मी की बात करते हैं, क्योंकि सबकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, वन फर्मी दैट इज वन फर्मी विल बी इक्वल्स टू 1 FM, दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर, दैट इज 10 की पावर -15 मीटर। जब भी स्मॉल यूनिट की बात करेंगे फर्मी की तो फर्मी का होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो इसी तरह से आपके सेकंड ले लेते हैं बी पार्ट। तो बी में आपका एंगस्ट्रॉन आपने सुना हो तो एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन की हम बात करते हैं, डेट इज सिंबल होता है उसका ए के ऊपर नोट। तो एंगस्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉन में क्या है, तो एंगस्ट्रॉन जो यूज होता है बेसिकली वेवलेंथ के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू मेजर वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के केस में काफी यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर इन द केस ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के केस में इसका ज्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल्स टू 1 सिंबल हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम की मतलब हो जाती है 10 की पावर -10 मीटर, और दैट विल आल्सो इक्वल्स टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी दो कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट हो गई। तो हम दो कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट और पढ़ने वाले हैं, तो इनको लिखना है क्योंकि इनकी वैल्यू यूज होती है। 1 FM 10 की पावर -15 और 1 एंगस्ट्रॉम विल बी 10 की पावर -10 मीटर। तो इसके अलावा दो कॉमन आपकी प्रैक्टिकल यूनिट और हैं, जिसको आप बोल देते हैं नैनो और एक को बोल देता है माइक्रो। तो इनको रब करने के बाद और दोनों क्या है आपकी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं हम, दोनों क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं आपकी। तो ये दीज आर फॉर स्मॉल डिस्टेंस, दीज आर फॉर स्मॉल डिस्टेंस। तो सी आपका हो जाता है नैनो, सी आपका हो जाता है नैनो। तो नैनो आल्सो यूज फॉर द वेवलेंथ इन द केस, इट इज आल्सो यूज इन द केस ऑफ वेवलेंथ, इट इज आल्सो यूज अंडर द केस ऑफ वेवलेंथ आल्सो, वेवलेंथ एंड मेनी मोर। तो ये वेवलेंथ के लिए यूज भी होता है और काफी चीजों के लिए यूज होता है। तो 1 नैनोमीटर की अगर बात करें, 1 नैनोमीटर की बात करें अगर, तो दैट इज 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, दैट इज 10 की पावर -9 मीटर। तो ये आपकी स्मॉल यूनिट है। जब स्मॉल रेंज में जाते हो, न्यूक्लियर एटॉमिक साइंस के बारे में डिस्कवरी करते हो, तो आप नैनो स्केल पे जाते हैं। जब नैनो स्केल में जाते हैं तो वहां पर जो मेजरमेंट होता है वो 10 की पावर -9 लिख दिया जाता है। 10 की पावर -9 मीटर हो गया, या 1 नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर -9 मीटर। इसी तरह से आपकी एक प्रैक्टिकल यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, दैट इज माइक्रो, दिस इज द स्मॉल। ये भी आपकी यूज होती है स्मॉल, मतलब स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज होती है। न्यूक्लियर लेवल पे जाते हो तो इसकी अगर बात करें 1 माइक्रोन विल बी इक्वल्स टू 1 म्यू एम, और 1 म्यू एम विल बी 10 की पावर -6 मीटर। तो ये आपकी माइक्रोन हो जाती है 10 की पावर -6 मीटर। तो ये चार आपकी स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स में होती है जो प्रैक्टिकली आपकी यूज होती है। तो पहली मैंने आपकी कौन सी बताई, फर्मी, दूसरी आपकी एंगस्ट्रॉम बताई, तीसरी आपकी नैनो है, चौथी आपकी माइक्रो है। तो ये चारों आपको प्रैक्टिकल यूनिट पता होनी चाहिए। जब भी आप कहीं न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इन प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या होता है, जैसे वैल्यू आई है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा तो 3 × 10 की पावर -9 आ गया, 10 की पावर 9 आ सके, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका मीटर में लिखा हुआ है, नैनोमीटर में क्या लिख सकते हो, इसको 3 नैनोमीटर लिख सकते हो। तो इस तरह से कन्वर्ट करने में इनका यूज होता है। तो ये सम स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, दीज आर फॉर
शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की। हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपकी कुछ 2, 4, 5 होती हैं। हम 4 ही आपकी डिस्कवरी करने वाले हैं, 4 ही आपको डिस्कवर करने वाले हैं या बताने वाले हैं। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर जा रहे हैं, बड़े लेवल पर जा रहे हैं, तो उनके लिए हम सम प्रैक्टिकल कॉमन यूनिट्स में सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो आपका लाइट ईयर आता है। दैट इज योर लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, तो लाइट ईयर आपने कभी सुना होगा, लाइट ईयर आपके बारे में काफी सुना भी। तो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन अ ईयर। तो लाइट ईयर को सीधे बोलते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आपकी लाइट वैक्यूम में इन अ ईयर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो उसी को आप सीधा सीधा लाइट ईयर भी बोल सकते हो। तो लाइट ईयर क्या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है। अगर इसका हम सॉल्व करें तो 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैं 1 लाइट ईयर में कितना होता है ये सब मैं सॉल्व करने बताऊं। तो 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 लाइट ईयर? किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 ईयर की अगर बात करें दैट इज 365 आपके ईयर्स, जिसमें आपके 24 आवर्स, जिसमें आपके 60 मिनट और 60 आपके सेकेंड्स। तो इसको कंप्लीटली जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है कुछ, दैट इज 9467 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। तो ये क्या है आपका 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में आपका इतना डिस्टेंस होता है, दैट इज 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर करीब हो जाता है। तो ये क्या है? ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करें, दिस इज योर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपके पास एक और वैल्यू होती है, एक और वैल्यू होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते थे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विल बी इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विल बी इक्वल टू 1.496। और ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स के केस में यूज होती है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स की बात करता है ये, ठीक है। तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक लाइट ईयर हो गई और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। तो इसके बाद आपकी थर्ड होती है पार्सेक। जो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो हम उसको पार्सेक की बात करते हैं, दैट इज योर पार्सेक। तो इनको लिखना क्या, आप इनको याद कर लेना। 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट में आपका इतना मीटर होता है, तो पार्सेक में कितना होता है। मैं इसको रब करता हूं और फिर पार्सेक के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि 3 आपकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूनिट होती है और आपको ये तीनों याद होना चाहिए। फिर इसी के बिहाफ से आप न्यूमेरिकल भी आराम से कर सकते हो। तो थर्ड वन योर पार्सेक, थर्ड वन योर सी जो होती है आपकी पार्सेक होती है, थर्ड वन योर पार्सेक। तो पार्सेक की हम बात कर रहे हैं, तो पार्सेक क्या है? तो पार्सेक इज द थर्ड यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। तो पार्सेक इट इज द लॉन्गेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ये आपकी लॉन्गेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो 1 पार्सेक विल बी इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये किसके इक्वल होती है? नियर अबाउट 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको बहुत कुछ याद करा देती है, आपको बहुत कुछ याद करना होता है इस वाली यूनिट में। तो आप बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, जब भी आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो अब लेंथ किसी भी चीज की हो सकती है आपकी, वो तो उस कॉन्सेप्ट को होता है, एक आपका डायरेक्ट मेथड हो जाता है और आपका एक इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है। एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है आपका। तो अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए आप 2 मेथड होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ
लेंथ, क्योंकि उसके ऊपर कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ के केस में। तो फर्स्ट केस उसमें आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए कोई टिपिकल टास्क नहीं है, उसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, सीधा सीधा इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर लेते हो। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका मीटर स्केल होता है, एक आपका मीटर स्केल होता है जिससे आप डायरेक्ट, जो आपका स्केल होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दूसरा आपका हो जाता है आपका वर्नियर स्केल, तीसरा आपका हो जाता है स्क्रू गेज। तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड। जब आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी का साइज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक स्केल हो गया, दैट इज कॉल्ड मीटर स्केल, सेकंड वन योर वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। अब आपको किसी वायर का मेजरमेंट करना है, वायर का डायमीटर मेजरमेंट करना है, उसका रेडियस निकालना है, तो आप सीधा सीधा इन इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, मीटर स्केल हो गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट मेथड है। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के आपके दो तरह के मेथड है, एक आपका डायरेक्ट मेथड है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में आपके मीटर स्केल आ जाता है, वर्नियर स्केल आ जाता है और स्क्रू गेज आता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको क्लासेस में दिखा दी जाएंगे। जब भी आप क्लास में जाएंगे तो आपके प्रैक्टिकल लैब में ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो हम बात करते हैं सेकंड वाले की, क्योंकि सेकंड वाला आपको खुद से सॉल्व करना है। तो वो सेकंड वाला जो आपका है मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब आपसे इनडायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, अब आपको कुछ दे दिया जाए, कोई पेड़ है इतना लंबा, काफी मीटर का, उस पेड़ की हाइट की बात कर रहे हैं, कितना एंगल पे खड़े होकर देख रहे हैं, क्या धूप की शैडो पड़ रही है, तो वो क्या है, वो आपका एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल मेथड होता है। तो वो जो मेथड होता है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड होता है, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सेसिबल हाइट, तो और एक इनएक्सेसिबल हाइट होता है। तो हम उसमें फर्स्ट केस जो पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सेसिबल हाइट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एक्सेसिबल हाइट बोल सकते हो। तो मेरे पास क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सेसिबल हाइट और ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हो जो आपकी एक्सेसिबल है, तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक बना लेता हूं, वैल्यू यहाँ पे शो कर लेता हूं इस तरीके से। तो इससे इसके लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो मेरे पास एक ये फिगर है, इस फिगर में मैंने एक राइट एंगल इस तरह से शो कर रहा हूं, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। तो यहाँ पे हम एक थीटा यूज कर लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर लेते हैं और इस वाली वैल्यू को हम h कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने ये फिगर कंसीडर कर ली। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपसे h पूछ ले जाए, आपसे थीटा पूछ ले जाए, आपसे x पूछ ले जाए, आप तीनों वैल्यू कोई सी भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आपसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे, लेट द हाइट ऑफ द ट्री विल बी h। तो हमने ट्री की हाइट कितनी मान ली, h है, एंड द डिस्टेंस एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट C at the distance of x, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है C at a distance of x from B। तो मैं इसको सीधा सीधा किससे सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको राइट एंगल केस से सॉल्व कर सकता हूं, इसको राइट एंगल के प्रोसेस से सॉल्व कर लेता हूं। देन वी हैव अ राइट एंगल। मेरे पास एक राइट एंगल मेथड है, ये राइट एंगल है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे शो कर लिया, जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी। तो यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड में tan थीटा की वैल्यू का सॉल्व करता हूँ, तो tan थीटा क्या होता है, प्यारे बेटा एक पढ़ा हो आपने, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। तो परपेंडिकुलर पर बेस की बात करता है। तो मैं राइट एंगल की बात करूं तो कौन सा आपका बन रहा है, यहाँ पर ये आपका बन रहा है ए बी सी। तो
तो मैं राइट एंगल ABC में जा रहा हूं, तो वैल्यू में निकाल रहा हूं आपकी tan थीटा की, तो वैल्यू निकाल रहा मैं आपकी tan थीटा। तो tan थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस वाले केस में थीटा के सामने h तो आपका परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो गया आपका x हो गया, बेस आपका x हो गया। अब डिपेंड करा आपसे क्या पूछ रहा भाई, तो पास वैल्यू आपकी बन रही है tan थीटा विल बी इक्वल टू h अपॉन x, h अपॉन x। तो आपसे अगर h पूछे तो निकाल दो, x पूछे तो निकाल दो, तो आपके पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला बन गया है, या इसको और थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो, आपका x इक्वल टू h अपॉन tan थीटा लिख सकते हो। तो डिपेंड कर रहा है आपसे क्या निकलवा रहा है, डिपेंड कर रहा है आपसे क्या निकलवा रहा है। तो ये जो मेथड होता है सॉल्व करने का, दिट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपका एक्सेसिबल है उसके लिए आपके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, तो इससे आप इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर h की बात करें, और अगर हम h की बात करें तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज x tan थीटा, दैट इज x tan थीटा। तो ये सब क्या है, ये सब वैल्यू है फाइंड आउट करने के लिए, आपके पास एक्सेसिबल है। आप आराम से, जैसे क्या है, मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मेरे को बात कर रहे हैं, मेरे पास सन की शैडो आ रही है और सन की शैडो वहां पे जाकर इंसिडेंट कर रही है, वो किस एंगल से इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पर ये क्या है, ए से बी तक मेरी हाइट है और ये थीटा क्या, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है सी पर। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे, थीटा पूछ सकता है, लाइट किस एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, अगर आपकी इतनी हाइट है, कितने डिस्टेंस पे जाकर लाइट इंसिडेंट कर रही है अगर आपकी इतनी हाइट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो करने के लिए इन फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल भी हम आगे कराएंगे तो आपको इजिली कन्वीनियंट हो जाएगा। अब सेकंड मेथड है इसमें आपका ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। वो किस लिए हो जाएगा, आपका इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं, नोट कर लेना पॉज करके, क्योंकि दो मेथड होते हैं आपके मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करता है। तो जब ये सेकंड वाला आपका होगा ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे ट्रायंगुलेशन प्रॉपर इसकी स्पेल नहीं था, सेकंड वाले में मैंने ठीक से स्पेल ठीक कर दिया, दैट इज ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब बात कर रहा है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, तो मैं एक फिगर समझाता हूँ, उस फिगर से आपका इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की बात करेगा। तो इस तरह से ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फिगर में फिर से मैं पॉइंट कर रहा हूं, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट। तो इस फिगर में आपको अपने अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। तो मेरी हाइट है ए बी, आई एम अ पर्सन, तो ए बी ए पर्सन है जो मैं हूं, ठीक है। एच हाइट पर खड़ा हुआ हूं, ए पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ए से बी मेरी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर एक माउंट या मैं हूं, तो यहाँ पे जब सन ऊपर से ऑब्जर्व हो रहा है, तो सन की जब इंसिडेंट कर रहा है लाइट, तो एक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो एक्स डिस्टेंस पर इंसिडेंट कर रहा है सी पॉइंट पे, तो उसका एंगल ले लिया थीटा वन। तो एक्स डिस्टेंस पे जो एंगल आ रहा है वो थीटा वन आ रहा है, फिर उससे वो आगे भी जा रहा है, जैसे जैसे वो वैल्यू चेंज आ रही है, जैसे जैसे सन इधर रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है, या इधर रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से इमेज मैंने शो करी है। तो सी से लेकर डी तक की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली डी, तो मेरे पास ये फिगर बन गई, और इसको एंगल ले लिया मैंने थीटा टू। तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जब हम न्यूमेरिकल समझाएंगे तो उस मेथड में आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा, वही कहलाता है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, सन की ही बात हो रही है। अब ये पहाड़ है या मैं खड़ा हूं, तो पहले सन कहां पर था, थोड़ा सा यहाँ पर था, फिर ऐसे धीरे धीरे आया, तो जब धीरे से ऐसा आया तो सबसे पहले लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है या फिर यहाँ इंसिडेंट हो रही है। तो इस तरह से क्या है, जब ऑब्जर्वर आपका यहाँ खड़ा हुआ है, कोई देखने वाले यहाँ पे खड़ा है, तो थीटा टू एंगल से देख रहा है, तो उसका डिस्टेंस डी है। जब वो थोड़ा पास आया तो उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना एक्स है, तो पूछ सकता है वहां पर कितना एंगल बना रहा है। जब बी से लेकर डी पॉइंट पर खड़ा हुआ है, टोटल डिस्टेंस डी प्लस एक्स है, और वो थीटा टू से खड़ा हुआ है, तो बोला कितने एंगल पर खड़ा हुआ है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितने एंगल पर खड़ा हुआ। तो ये क्या है, आपकी इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर को सॉल्व करते हैं। लेट ए बी बी द हाइट of the object, that is AB will be equals to H। तो हमने AB हाइट कंसीडर कर ली, ठीक है। तो मेकिंग एंड, या बोल सकते हैं द ऑब्जर्वर एट पॉइंट D मेकिंग एन एंगल थीटा, द ऑब्जर्वर एट पॉइंट D मेकिंग एन एंगल थीटा टू एट ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डी प्लस एक्स हो जाएगा, डी प्लस
x from b and at point c making c पे क्या एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल, सी पे एंगल वो क्या बना रहा है, θ1 एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो हम इसके पास, मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी दो राइट एंगल बन रहे हैं, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं इन राइट एंगल। तो मेरे पास पहला बन रहा है आपका ए बी सी, पहला बन रहा है आपका ए बी सी। तो अब यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल में कॉट लगा लेता हूँ, कॉट θ1, कॉट θ1। तो कॉट की बात करें, जैसे 10 में बताते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, तो ये होता है 10 के लिए, ये होता है साइन के लिए, और ये कॉस के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले केस में बेस क्या है, तो बेस क्या है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, दैट इज x अपॉन h हो गया। हम बात करते हैं इन ट्राइंगल या इन राइट एंगल, आपका कौन सा बन रहा है, ए बी डी में। तो आपकी cot थीटा की वैल्यू को निकली, cot थीटा विल बी इक्वल्स टू b ओवर p, दैट इज d प्लस x अपॉन h। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, cot θ2 मतलब सॉल्व करेंगे, देयरफॉर cot θ2 माइनस cot θ1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज d प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, h आपका कॉमन आ जाता है, दैट इज cot θ2 माइनस cot θ1 विल बी इक्वल्स टू h, आपका कॉमन आया, तो ऊपर आपके पास वैल्यू बची है d प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एच। एक्स से एच आपका कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि माइनस प्लस की बात हो रही है। तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, एच नहीं कटा, सॉरी एक्स एक्स कट गया। तो मेरे पास वैल्यू आ गई cot θ2 माइनस cot θ1 विल बी इक्वल्स टू d अपॉन एच। तो मैं इसको लिख सकता हूं, h विल बी इक्वल्स टू d अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। तो ये फॉर्मूला हो जाता है न्यूमेरिकल या इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। तो h विल बी इक्वल्स टू d अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल ही आपको करके दिखा देता हूं उसमें, तो आपको इजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल मैंने आपका नोट कर लिया है। तो न्यूमेरिकल की बात करें उसी ट्रायंगुलेशन मेथड पर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या बोला है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला, शैडो है 50 मीटर लॉन्गर पे, व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30, सन का एल्टीट्यूड कितना 30। तो जैसे पहले फिगर में मैंने करा था, तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं। तो मैंने रिप्रेजेंट करा, तो सन का एल्टीट्यूड पहले कितना है, 30 है, ठीक है, सन का एल्टीट्यूड कितना है 30। फिर इसने बोला व्हेन इट इज 60 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसने टावर की क्या पूछी आपसे, हाइट पूछी है, और बाद में कहा जा रहा है, ये 60 पर जा रहा है, तो ये 60 हो गया। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। तो सेम वैसी जैसे मैंने पीछे मेथड समझाया उसी के अकॉर्डिंग है। तो कितने डिस्टेंस पे बोल रहा है, 50 पर, 50 मीटर पर। तो उसने 50 मीटर पर बात करी है 30 एंगल के लिए। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू तो है नहीं, आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं है। तो आपसे इसने पूछा क्या है, आपसे इसने सिर्फ हाइट पूछी है, आपसे इसने सिर्फ हाइट पूछी। तो हाइट निकालने के लिए तो मैं सीधा सीधा गिवन की बात कर लेता हूं। गिवन h विल बी इक्वल्स टू, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ, गिवन जो d हम यूज करते थे, गिवन d विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर। जो न्यूमेरिकल हमने पीछे कराया है, तो वहां पर आपकी गिवन d इक्वल्स टू 50 मीटर एंड θ1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 60, θ1 60 और θ2 विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, आपके पास फॉर्मूला वी नोट एट फॉर्मूला हमने अभी पीछे यूज करा था डी के लिए, फॉर्मूला हमने अभी पीछे यूज करा है। तो हमारे पास एच फाइंड करनी है। तो वी नोट एट एच विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन कॉट θ2 माइनस कॉट θ1 फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी पीछे आपको ड्राइव करके दिखाया। तो डी कितना दिया है 50, कॉट θ2 की वैल्यू कितनी है, कॉट 30, दैट इज कॉट 30 माइनस कॉट 60। तो सॉल्व करते हैं, तो h विल बी इक्वल्स टू 50 अपॉन कॉट 30 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 50 √3
50√3 अपॉन 2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 25√3। तो h विल बी इक्वल टू 25 इंटू 1.73 आपके पास वैल्यू आ जाती है, h विल बी इक्वल टू 43.2 मीटर, 43.2 मीटर, 173 टू 40 इतनी वैल्यू आ जाती है आपके पास। दैट इज द वैल्यू ऑफ हाइट। तो हमारे पास h निकालनी, तो आप इस तरीके से h निकाल लेंगे। कभी कभी ये न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ ले जाता है और एनसीईआरटी में आपको गिवन भी होगा। तो एनसीईआरटी के बिहाफ से न्यूमेरिकल है ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं और भी आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ एक, तो आपको इजी हो जाएगा। तो उसी तरह जब हम न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल और थोड़ा सा टिपिकल टास्क हम कर लेते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी के बेस पर है, जो आपकी एनसीईआरटी के बेस पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी के बिहाफ पर। तो ये कब होता है, ये न्यूमेरिकल किस तरह से आता है, तो ये डिपेंड करता है पैरेलैक्स एंगल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलैक्स एंगल की। अब जैसे कि आप कहाँ है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरेलैक्स एंगल इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अनदर वी शिफ्ट और आई। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये आपका फिगर से समझ में आता है कि पैरेलैक्स एंगल होता है क्या है। तो ये ओ ऑब्जर्वर है और देखने यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब ए ऑब्जेक्ट है, सॉरी ओ जो है ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर ए और बी है, ऑब्जर्वर ए और बी है। ओ इज द ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जर्वर है ए और बी है, ठीक है। तो ए देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल अलग है, बी देख रहा है तो उसके एंगल अकॉर्डिंग एंगल ये अलग है। तो ये जो एंगल कहलाता है, दिस इज योर पैरेलैक्स एंगल, दिस इज योर पैरेलैक्स एंगल। तो एंगल को निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन रेडियस। तो ए बी क्या है, हमने इन दोनों का डिस्टेंस ले लिया और रेडियस का इन दोनों का डिस्टेंस ले लिया कि यहाँ का डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस दोनों का सेम रखा है, दैट इज एस। तो बी अपॉन एस, तो थीटा की वैल्यू आएगी बी अपॉन एस। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस विल इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। तो इसी तरह से मैंने ये न्यूमेरिकल लिख लिया, इसी तरह से ये न्यूमेरिकल लिख लिया। तो ये बोल रहा है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी। तो ये मून ऑब्जर्व करा जा रहा है ए और बी पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से ऑब्जर्व करा जा रहा है। तो इसने बोला है द एंगल थीटा सब्सटेंडेड एट मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री और 54 मिनट्स। तो ये जो थीटा की यहाँ पर वैल्यू दे रखा है हमें निकालने के लिए, तो 1 डिग्री 54 मिनट दिया हुआ, 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री 54 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। तो गिवन डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो डायमीटर ऑफ द अर्थ उसने दे दिया। तो हमें क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, किसका, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो सपोज कर लिया ये आपका थीटा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एस फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एस। तो एस के लिए हमें क्या चाहिए, बी चाहिए और थीटा चाहिए, बी चाहिए और थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललिक एंगल के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन करते हैं फ्रॉम गिवन, आपको पैरेललिक एंगल दिया हुआ है, फ्रॉम गिवन पैरेललिक एंगल। ये जो पैरेलैक्स एंगल है इसी के अकॉर्डिंग पैरेललिक एंगल की बात कर रहे हैं। गिवन पैरेललिक एंगल कितना दिया है, आपको दिया हुआ है थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट। भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करके हमें रेडियन में कैसे लेके जाएं, इसको रेडियन में ले जाने के लिए हम कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिग्री है, डिग्री को मिनट में करना है। तो 1 डिग्री आपके होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री विल बी 60 मिनट प्लस 54 मिनट, दैट इज 114 मिनट, 114 मिनट। अब मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर दैट मीन्स 114 इंटू 60, दैट इज सेकंड हो गया। ये जो डैश से रिप्रेजेंट करा मिनट को, डबल रिप्रेजेंट करा आपका सेकंड को। अब अभी तो हमें रिप्रेजेंट करना है इसको रेडियन में, दैट इज 114 इंटू 60, ये आपका सेकंड इंटू 4.86 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में अभी कन्वर्ट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन आ जाती है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू निकली है, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा। ये वाला जो पैरेलैक्स एंगल है तो आपका कितना आ गया, थीटा आ गया। उसके बाद इसने आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस एस विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। अब बी क्या है, गिवन क्वेश्चन में है बी, आपको देखो गिवन बी
बी की वैल्यू है आपको बी इक्वल टू दिया हुआ कितना, ये क्या है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये दिया आपको डायमीटर, ये जो वाला डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ ए और बी पॉइंट का, तो डायमीटर कितना है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालना, तो एस विल बी इक्वल टू 1.276 इंटू 10 की पावर 7 और डिवाइड बाय 3.32 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर आ जाएगा आपकी वैल्यू। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, s विल बी इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सन, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सन। तो इस तरह का पैरेलैक्स एंगल पे आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, इस तरह से पैरेलैक्स एंगल पे न्यूमेरिकल आ जाए। तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, मैंने दोनों तरफ के आपके न्यूमेरिकल करा दिए हैं, आपको मैंने लेंथ के मेजरमेंट के करा दिए, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल दोनों तरह के न्यूमेरिकल करा दिए, और ये पैरेलैक्स एंगल का हो गया। तो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको इतना पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, यही न्यूमेरिकल आपके आ जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे अब डायमेंशन की, तो इसके बाद बात करेंगे हम डायमेंशन की। तो डायमेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी डायमेंशन तो आपकी मेंस में, आईआईटी मतलब आपके एग्जाम नेट वगैरह में आ जाती है, तो 12th में तो आती है, 11th में आती है, हर जगह पूछ ली जाती है। तो अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आपकी डायमेंशन की। तो ये अगर वीडियो में कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वाले वीडियो का लिंक चेकआउट करके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो इससे आगे की वीडियो का वेट करें, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप